यूपीएससी की प्रिपरेशन जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो मॉडर्न इंडिया का एक बहुत बड़ा पोर्शन कवर कर लेने के बाद कुछ पर्सनालिटी स्पेसिफिक इश्यूज को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम ये पर्सनालिटी स्पेसिफिक इश्यूज एड्रेस किए बिना यूपीएससी मेंस में चले जाएं तो ये खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारने जैसा होता है। फॉर्चुनेटली हम ऐसा नहीं करने वाले हैं। तो हम कुछ पर्सनालिटी और उनसे एसोसिएटेड जो इश्यूज होते हैं उन्हें यहाँ पे कवर करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज गांधी वर्सेस अंबेडकर। गांधी वर्सेस अंबेडकर का ये जो टॉपिक है ये हमारे लिए रेलेवेंट क्यों है, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है। आप 2016 का यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन उठा के देखेंगे, यू विल फाइंड यूपीएससी ने एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस जी इन दोनों लोगों के पर्सपेक्टिव में क्या डिफरेंस है। सिंपल क्वेश्चन। अगर आपने इसको पढ़ा हुआ है तब तो एड्रेस करना बहुत आसान है, लेकिन अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो ये बाउंसर टाइप जैसा है, इट्स सिमिलर टू बाउंसर। यहां पर समझिए, जो पर्सनैलिटी स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अगर वो गांधी जी वर्सेस सुभाष चंद्र बोस पे हैं तो वो गांधी जी वर्सेस अंबेडकर जी पे भी हो सकते हैं। दोस क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी ऑन गांधी जी वर्सेस नेहरू जी और नेहरू जी वर्सेस सुभाष चंद्र बोस। इट इज नॉट जस्ट समवन वर्सेस समवन। यूपीएससी में देखिए पहले एक कल्चर चला करता था, जब भी कोई एक क्वेश्चन पूछ ले टीचर से कि सर अगर ऐसा होता तो क्या होता, तो टीचर अक्सर ये बोल दिया करता था कि देखो दिस इज हिस्ट्री, जो नहीं हुआ उसकी बात मत करो, जो हुआ उसकी बात करो। लेकिन यूपीएससी ने 2015 के मेंस में क्वेश्चन डाला कि अगर गांधी जी ना होते तो जो इंडियन नेशनल मूवमेंट था उसकी अचीवमेंट्स कैसी होती। इट वॉज अ काइंड ऑफ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। ये भी पर्सनैलिटी स्पेसिफिक क्वेश्चन ही है। आज तो मैं इस क्वेश्चन के बारे में बहुत सारा कंटेंट डिलीवर कर सकता हूं या आपको डिटेल्ड एनालिसिस दे सकता हूं। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन जो नया है, इनोवेटिव है, आपके सामने एग्जाम में अचानक से बाउंसर की तरह आ जाए तो आप उसे कैसे एड्रेस करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस एड्रेस होते हैं आपकी एनालिटिकल एबिलिटी से और सोचने और समझने की कैपेबिलिटी से। ये कोई सिखा के नहीं भेज सकता। हिस्ट्री में जो आप पढ़ेंगे वही इन क्वेश्चंस को सॉल्व करवा सकता है। हो सकता है कि ये पूछ लिया जाए कि अगर अंबेडकर जी ना होते तो दलित पॉलिटिक्स का नेचर इंडिया में क्या होता, या जो सोशल स्टेटस है दलितों का उसमें क्या चेंजेस आ जाते। इन क्वेश्चंस को एड्रेस करना वैसे तो बड़ा मुश्किल लग रहा होगा कि आखिर यूपीएससी मेंस में इन क्वेश्चंस को कैसे एड्रेस किया जाए। ये इतना मुश्किल नहीं है। यू जस्ट नीड टू हैव अ की। आपको बस एक चाबी चाहिए, वो चाबी जो इस ताले को खोल सके। और चाबी ये है, अगर हम ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन सामने ले रहे हैं पर्सनैलिटी स्पेसिफिक इश्यूज में कि गांधी जी ना होते तो फ्रीडम स्ट्रगल की जो अचीवमेंट्स हैं वो कैसी होती। इसकी की सिर्फ इतनी है, गांधी जी को माइनस करिए बाकी सारे हैं। सिंपल आंसर है, जस्ट माइनस गांधी जी, एवरीथिंग माइनस गांधी जी। अगर गांधी जी ना होते तो एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस स्ट्रांग होती, रिवोल्यूशनरीज ज्यादा एक्टिव होते, सोशलिस्ट फोर्सेस ज्यादा स्ट्रांग होती। गांधी जी जो ग्राम स्वराज की बात करते हैं जिसका रिजल्ट हमें पंचायती राज के रूप में मिला, वो हो सकता है ना आता। गांधी जी जो लगातार जोर देते थे कि जो हमें कॉटेज इंडस्ट्री है या ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है उसको रिवाइव करना है, हो सकता है वो ना होता। और जो अंबेडकर जी और नेहरू जी का मॉडर्निज्म का आइडिया है वो और स्ट्रांग हो जाता। यही आंसर है, दैट्स द आंसर। गांधी जी माइनस एवरीथिंग, गांधी जी गायब होते और बाकी सारे स्ट्रांग हो जाते। उन सबको जिसने थोड़ा वीकर फील किया खुद को बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गांधी जी, वो स्ट्रांग हो जाते एंड दैट वाज द आंसर। लेकिन आज ये एनालाइज करना इजी है, एग्जाम में कैसे करते। इट इज अबाउट द थिंकिंग प्रोसेस। गांधी जी अपने आइडियाज में बहुत क्लियर थे, ऐसा माना जाता है। उनकी पर्सनैलिटी कॉम्प्लेक्स मानी जाती है क्योंकि वो लिबरल थे और चेंज होते रहते थे। गांधी जी की आइडियाज में जो क्लैरिटी है उसके लिए उनको अप्रिशिएट किया जाता है। सुभाष चंद्र बोस आईसीएस का एग्जाम क्लियर करके आए, 4th रैंक मिली थी लेकिन ज्वाइन नहीं किया। तो जब उनकी मुलाकात सीआर दास जी से हुई तो सीआर दास जी ने बोला जाओ गांधी जी का इंटरव्यू ले लो। गांधी जी बड़े फेमस हो गए थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद, तो उन्होंने इंटरव्यू लिया गांधी जी का और कहा इस इंसान को क्लियर ही नहीं है जिंदगी में क्या करना है। लेकिन उसके बाद हम ये मानते हैं कि गांधी जी अपने आइडियाज में बहुत क्लियर थे। अंबेडकर जी की बात करें तो अंबेडकर जी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते थे, लॉजिकल बात करते थे और अपने आइडियाज में रिजिड थे, जल्दी चेंजेस नहीं करते थे। और अगर आपको गांधी वर्सेस अंबेडकर पढ़ना है तो यहां पर आपको थोड़ा सा समझना होगा कि दोनों के आइडियाज में कैसे डिफरेंसेस आते हैं, ये डिफरेंसेस कैसे कैटर होते हैं। ठीक है, आपको सबसे पहले तो सिमिलरिटीज कैटर करनी होंगी, यू हैव टू हैव सिमिलरिटीज,
और उसके बाद डिफरेंसेस। सिमिलरिटीज की अगर हम बात करते हैं, लेट्स हैव सिमिलरिटीज। सिमिलरिटीज जो आपको गांधी जी और अंबेडकर जी दोनों लोगों के आइडियाज में देखने को मिलती है। कुछ सिमिलरिटीज आपको पता होनी चाहिए और कुछ डिफरेंसेस, तब जाके आपका आंसर बनेगा स्ट्रांग और मजेदार। सिमिलरिटीज में सबसे पहले, अच्छा मैं एक चीज और आपको बता रहा हूं, वो ये है कि यूपीएससी मेंस में जाते जाते आप इतना कुछ पढ़ के जाते हैं कि जब आप एग्जाम में क्वेश्चंस को एड्रेस करने लग जाते हैं तो आपको कंटेंट रिकॉल नहीं होता। कंटेंट रिकॉल करने के लिए आपके पास कंटेंट की कीज होनी चाहिए, यू मस्ट हैव कीज ऑफ कंटेंट, और वो काम आपको पढ़ते टाइम करना होता है। जैसे कि सिमिलरिटीज को अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको कुछ हेड्स में इसको डिवाइड करना चाहिए ताकि जब आप एग्जाम में जाएं तो इसे रिकॉल भी कर पाएं। जैसे कि पॉलिटिकल फ्रंट पर दोनों के बीच में क्या सिमिलरिटीज थी। पॉलिटिकल फ्रंट पे अगर हम सिमिलरिटीज की बात करते हैं तो दो के दोनों ही, यानी कि गांधी जी और अंबेडकर जी दोनों ही लोग डेमोक्रेसी के स्टॉन्च सपोर्टर थे। दो के दोनों इस बात में बिलीव करते थे कि लोगों का पार्टिसिपेशन, यानी कि पब्लिक पार्टिसिपेशन मस्ट बी देयर। पब्लिक पार्टिसिपेशन जरूरी है। पब्लिक पार्टिसिपेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि कॉलोनियल एरा में हमें पार्टिसिपेशन नहीं मिला, गवर्नेंस का हमें नहीं मिला। हमारे ऊपर एक रूल थोप दिया गया और हमने वैसे ही सारा काम किया जैसे हमें बोला गया। तो दोनों ही लोग ये चाहते थे कि पार्टिसिपेशन हो, देयर मस्ट बी पब्लिक पार्टिसिपेशन। तो पॉलिटिकल फ्रंट पर दो के दोनों लोग फ्री सिटीजनशिप की बात करते थे, यानी कि जो भी लोग हैं वो फ्रीडम के साथ पॉलिटिकल राइट्स अवेल कर पाएं, किसी को कोई रिस्ट्रिक्शन ना फेस करना पड़े। दोनों ही इस बात के ऊपर फोकस करते थे। पॉलिटिकल फ्रंट पर दोनों ही डेमोक्रेसी सपोर्ट करते थे, पब्लिक पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस सपोर्ट किया जाता था, और दोनों ही फ्री सिटीजनशिप की बात करते थे। ये बहुत ही कॉमन सा पॉइंट है जो दो के दोनों लोगों में हमें देखने को मिलता है। ये तो हो गई पॉलिटिकल लेवल पे सिमिलरिटीज की बात। अब आइए सोशल लेवल पे सिमिलरिटीज की बात करते हैं। अगर हम सोशल लेवल पे सिमिलरिटीज की बात करें, पॉलिटिकल लेवल पे सिमिलरिटीज की बात हमने कर ली, अब सोशल लेवल पे सिमिलरिटीज की बात करते हैं। तो जो सोशल इनइक्वलिटी उस समय सोसाइटी में थी, सोशल इनइक्वलिटी जो उस समय सोसाइटी में थी, इससे ये दोनों ही लोग आहत थे। दोनों ही नहीं चाहते थे कि सोसाइटी में कोई ऐसा सेगमेंट हो जो बहुत प्रिविलेज्ड हो, कोई ऐसा सेगमेंट हो जिसको सोसाइटी में नीचे के दर्जे का माना जाए। जहां एक ओर गांधी जी ने सोसाइटी के डाउन ट्रोडन सेक्शन को हरिजन कहा, वहीं दूसरी ओर अंबेडकर जी ने इन्हें दलित कहा। दलित का मतलब होता है, दलित जो वर्ड है ये दलना वर्ड से निकला हुआ है, और आपको पता होगा अगर आप दाल अपने घरों में बना के खाते हैं तो उसे दला जाता है, मतलब उसे तोड़ा जाता है। तो दलित जो वर्ड है वो दलना वर्ड से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है ब्रोकन, जिसे तोड़ा गया हो। और जब अंबेडकर जी शेड्यूल कास्ट के लोगों को दलित कहते हैं तो इसका मतलब यह था कि उनको तोड़ा गया है। 2-3 हजार सालों के हिस्ट्री के पूरे सिनेरियो में दे हैव बीन ब्रोकन, दैट्स वाई दलित। इसीलिए यह वर्ड दलित उन्होंने इस्तेमाल किया। गांधी जी ने इसका अल्टरनेट इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा दलित वर्ड अच्छा नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत दुखी है, कोई बहुत परेशान है, कुछ नया इनोवेटिव करते हैं, कुछ बढ़िया सा इनके लिए इवॉल्व करते हैं। तो गांधी जी ने जो उनके लिए वर्ड इस्तेमाल किया दैट वाज हरिजन। इसका क्या मतलब होगा, कुछ समझ में आ रहा है क्या? हरिजन का मतलब हरि के लोग। हरि कौन होता है? गॉड विष्णु को हम हरि कहते हैं। हरिजन भगवान विष्णु के लोग। बहुत प्यारा सा अच्छा सा नाम गांधी जी ने दलितों को दिया। अंबेडकर जी ऑफेंड हो गए, उन्होंने ये क्या बात हुई, हरिजन का क्या मतलब होता है? उन्होंने कहा हरिजन मतलब भगवान के लोग, जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट के लोग हैं वो हरिजन है। सो कॉल्ड क्यों? क्योंकि जब हम कहते हैं लोअर कास्ट के लोग तो ऐसा लगता है जैसे कोई गड्ढे में बैठा है, और जब कहते हैं अपर कास्ट के लोग तो ऐसा लगता है कोई पहाड़ पे बैठा हो, इसलिए सो कॉल्ड लोअर कास्ट के लोग। हरिजन अगर वो भगवान विष्णु के लोग हैं तो अपर कास्ट के लोग किसके लोग हैं? वो राक्षसों के लोग हैं। दे आर द मैन ऑफ डेविल्स। क्यों? वाई दिस हरिजन? तो गांधी जी ने कहा कि ये जो वर्ड है ना दलित, ये अपनी आइडेंटिटी, अपनी ग्लोरी खो चुका है। लोग दलित वर्ड को रेस्पेक्ट के साथ नहीं देखते, कुछ ऐसा वर्ड इस्तेमाल करो जिसको रेस्पेक्ट के साथ देखा जाए। बोले कोई वर्ड यूज कर लो, रेस्पेक्ट इंसान को मिलती है, वर्ड को नहीं। ये वर्ड अपनी ग्लोरी खो देगा। और आपको पता है इस वर्ड के साथ आज क्या होता है? हरिजन
ये वर्ड आप किस सेंस में समझते और जानते हैं आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। जैसा कि अंबेडकर जी ने कहा था, इस वर्ड ने अपनी ग्लोरी खो दी। बट इस पॉइंट पर कि सोशल इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, गांधी जी और अंबेडकर जी एक सिमिलर फुटिंग रखते थे। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। रिलीजन के मामले में आते हैं, पॉइंट आता है रिलीजन का। जब रिलीजन का मामला आता है तो दो के दोनों लोग, यानी कि गांधी जी और अंबेडकर जी, दो के दोनों लोग रिलीजियस फ्रीडम पर बिलीव करते थे। दो के दोनों ही लोग चाहते थे कि रिलीजियस पॉइंट पर सभी को फ्रीडम मिले। किसी भी पर्सन को रिलीजियस मामले में रोका ना जाए अपने बिलीफ को फॉलो करने के लिए। गांधी जी हाईली स्पिरिचुअल पर्सन थे, तो वो तो उनकी तो सारे आइडियाज उपनिषदों से और गीता से डिराइव्ड होते थे, ठीक है। अंबेडकर जी ने कभी भी किसी दूसरे रिलीजन को काउंटर नहीं किया और हमेशा ये माना कि हर पर्सन के पास ये राइट है कि वो कैसे जीना चाहता है। जब वो बात करते थे कि दलित इक्वल हैं और उनके पास अपने हिसाब से लाइफ सर्वाइव करने का राइट है, तो वो सबके पास है। इक्वलिटी एक सेंट्रल फोकस था। तो रिलीजन के मामले में दोनों लोग सिमिलर फुटिंग रखते थे, कोई भेदभाव नहीं। इसके बाद बात करते हैं एजुकेशन के मामले में। एजुकेशन के मामले में भी अंबेडकर जी और गांधी जी एक जैसा व्यू रखते थे। दोनों ही ये मानते थे कि एजुकेशन बैकबोन होता है किसी भी सोसाइटी का। अगर लोग एजुकेटेड नहीं हैं तो उनके पास कभी भी रैशनल थिंकिंग नहीं होगी। रैशनल का मतलब होता है रीजन, रीजन का मतलब होता है कि ये सोच पाना कि क्या सही है और क्या गलत है। ये बिना एजुकेशन के पॉसिबल नहीं है। तो जब तक एजुकेशन नहीं मिलेगी ये नहीं होने वाला। तो एजुकेशन किसी भी सोसाइटी का बैकबोन होता है। इस बात को लेकर ना तो अंबेडकर जी को कोई विवाद था और ना ही गांधी जी इस बात में कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखते थे। दोनों ही इस बात पर एकदम एक जैसा व्यू पॉइंट रखते थे। अब यहां पर एक और ओपिनियन लीजिए, मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी, गांधी जी की मेथोडोलॉजी में एक की पॉइंट है जिसने कभी गांधी जी अंबेडकर जी को ना पढ़ा हो उनको भी पता होता है, नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा। नॉन वायलेंस वॉज द की, नॉन वायलेंस वॉज द की। नॉन वायलेंस में गांधी जी भी बिलीव करते थे और अंबेडकर जी भी। अंबेडकर जी ने कभी नहीं कहा कि लड़ झगड़ के आजादी ले लो, वो हमेशा चाहते थे कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स से आजादी ली जानी चाहिए। लेकिन अंबेडकर जी का नॉन वायलेंस गांधी जी से थोड़ा सा डिफरेंट था। अंबेडकर जी क्या बोलते थे, कोई एक थप्पड़ लगाए तो दूसरा गाल एक थप्पड़ के बाद आगे करो। अंबेडकर जी इतने एडलेस नहीं थे भाई। अंबेडकर जी रिलेटिव वायलेंस अलाउ करते हैं कि कोई एक थप्पड़ मार रहा है, ठीक है, दूसरा मारे तो फिर तीसरा लगाओ, इतना चलेगा। तो अंबेडकर जी इतने एडलेस नहीं थे जितने गांधी जी। वो कहते थे भाई नॉन वायलेंट रहो, वायलेंस करने की कोई जरूरत नहीं। उन्होंने हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स से सारे कामों को करवाने की बात की, लेकिन ये नहीं कि थप्पड़ खाएंगे। कोई थप्पड़ मारेगा तो रिलेटिव वायलेंस अलाउड है, कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस आता है। बाकी नॉन वायलेंस दो के दोनों ही प्रीच करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको टोटल 5 पॉइंट बता दिए जहां पर दो के दोनों के आइडियाज सिमिलर हैं। नाउ आइडिया ऑफ इंडिया, ये 5वां पॉइंट था। 6 पॉइंट में आता है आइडिया ऑफ इंडिया। इंडिया कैसा होगा, इस बात को लेकर ना तो गांधी जी को कोई विवाद था और ना ही अंबेडकर जी को। एक पॉइंट आता है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब सोसाइटी कैसे चेंज होगी, हाउ सोशली इट विल ट्रांसफॉर्म। गांधी जी क्यों नॉन वायलेंस नहीं छोड़ना चाहते थे? गांधी जी अपने आइडियाज में बड़े फ्लेक्सिबल थे, बदलते रहते थे, चेंज होते रहते थे। इवन कास्ट सिस्टम को, उनके आइडियाज लेकर कास्ट सिस्टम को बहुत वेरिएशंस में गए हैं। आपको शायद पता हो या ना पता हो, गांधी जी के एक कास्ट सिस्टम को लेकर उनके आइडियाज बता रहा हूं। गांधी जी के उनके एक बेटे थे, उनका नाम था देवदास। देवदास जी की जो शादी है सी राजगोपालाचारी जी की बेटी थी, नाम था लक्ष्मी, उनसे हुआ था। मे भी आपके लिए अननोन फैक्ट हो, बट ऐसा है, उनका नाम लक्ष्मी था। बट ये शादी इतनी आसान नहीं थी। गांधी जी शुरू में इस बात के सख्त खिलाफ थे, बिकॉज ये एक इंटरकास्ट मैरिज थी। गांधी जी, जिनको आप दलितों के अपलिफ्टमेंट के लिए एक पायनियर के तौर पे जानते हैं, वो शुरू में इस बात के खिलाफ थे। शायद उनका अंबेडकर जी के साथ जो फ्रिक्शन था उसने उनके आइडियाज को चेंज किया और लगभग 4 से 5 सालों बाद उन्होंने अपना ओपिनियन बदला और उन्होंने सीधा स्टेटमेंट दिया कि जो कास्ट रिडन डिस्पैरिटीज हैं, जिसमें इंटरकास्ट मैरिजेस को रोका जाता है, ये इंटरकास्ट मैरिजेस को रोका जाना हिंदुइज्म को वीकन करता है। और जब उन्होंने पब्लिकली ये स्टेटमेंट दिया, उसके बाद जाके देवदास जी और राजगोपालाचारी जी की जो बेटी हैं उनका विवाह हो पाया था।
तब दोनों लोगों की शादी हो पाई थी। मतलब उनके थॉट्स में हमेशा इवोल्यूशन देखने को मिला है। आज जो हम गांधी जी को थॉट्स की क्लैरिटी के लिए जानते हैं, वो थॉट्स की क्लैरिटी अचानक से नहीं आई थी, इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम। गांधी जी में बहुत बदलाव आए हैं। तो देखिए, ये तो हमने देखा कि दोनों लोगों के आइडियाज कहाँ सिमिलर थे, लेकिन सिमिलरिटी से ज्यादा आपको इनमें डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस, और वो जो डिफरेंसेस हैं वो बहुत ही की हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आइए डिफरेंसेस की बात करते हैं। जब हम बात करते हैं डिफरेंसेस की, तो ये मत सोचिएगा कि लोग आपस में लड़ाई किया करते थे, दंगल या कुश्ती नहीं होती थी। इनके बीच का जो फ्रिक्शन था वो आइडिएशनल था। ये आइडिया के लेवल पे एक दूसरे के खिलाफ थे। पर्सनालिटी वाइज दोनों एक दूसरे की बहुत रेस्पेक्ट करते थे और एक दूसरे की बातों को मानते भी थे। अगेन, अगर आपको चीजों को एग्जाम में रिकॉल करना है तो आपके पास की होनी चाहिए, वो की जिससे ये ताले खुल सके। एग्जाम में ये पॉइंट्स याद कैसे आएंगे? याद आएंगे पॉलिटिकल वाला कौन सा था, सोशल वाला कौन सा था, इकोनॉमिक कौन सा था, रिलीजियस कौन सा था, नेशनल या नेशन एंड नेशनलिज्म पे दोनों के आइडियाज क्या थे, स्ट्रेटजी दोनों की क्या थी। बस आपको यही पॉइंट आउट करना है। यू नीड टू पॉइंट आउट इट। रिकॉल करते जाइए, पॉइंट्स आते जाएंगे। ठीक है, चलिए पॉलिटिकल लेवल पे बात करते हैं। ये होगा पहला पॉइंट, पॉलिटिकल। पॉलिटिकल लेवल पे दोनों के थॉट्स में क्या डिफरेंस था? मैंने एक पॉइंट बताया कि दोनों डेमोक्रेसी चाहते थे, बढ़िया बात है। तो फिर अंतर क्या आया? एक रिजर्वेशन चाहते थे और एक नहीं चाहते थे। वो डिफरेंट आइडिया था, बट ठीक है, ये तो पॉइंट था। रिजर्वेशन एक्चुअली में गांधी जी चाहते थे और अंबेडकर जी भी रिजर्वेशन एक्सेप्ट करते हैं। पूना पैक्ट इसका एक बहुत ही बढ़िया सा एग्जाम्पल है। दोनों डेमोक्रेसी चाहते थे, लेकिन किस तरीके की डेमोक्रेसी, ये मैटर करता है। देखिए, डेमोक्रेसी में दो मॉडल्स हमारे पास अवेलेबल थे, एक पार्लियामेंट्री और एक प्रेसिडेंशियल। अंबेडकर जी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चाहते थे। अंबेडकर जी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चाहते थे। हमारे पास ऑप्शन था प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, जो अमेरिका में है, यूएसए में बहुत स्टेबल था, क्योंकि वहां पे लोअर हाउस डिसॉल्व नहीं होता, गवर्नमेंट गिरती नहीं। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में गवर्नमेंट गिरती है, मतलब ये हाईली अनस्टेबल गवर्नमेंट का फॉर्मेट है। अंबेडकर जी को दो में से एक चुनना था, एक स्टेबिलिटी और दूसरा अकाउंटेबिलिटी। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में अकाउंटेबिलिटी होती है, जो मिनिस्टर्स होते हैं वो लोगों की बातें सुनते हैं, मानते हैं। प्रेसिडेंशियल में कोई नहीं सुनता, वहां पे मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट बनाता है और जो चाहता है वो करता है। अंबेडकर जी को दो में से एक चुनना था, या तो स्टेबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी। स्टेबिलिटी हमने बहुत देखी थी, 200 साल एक सरकार बनी थी, जा ही नहीं रही थी। कितनी जद्दोजहद की हमने, इतनी स्टेबल सरकार थी ब्रिटेन की इंडिया में कि 200 साल से हिल ही नहीं रही थी। हम स्टेबिलिटी खूब आनंद ले चुके थे, वी हैव एंजॉयड स्टेबिलिटी अ लॉट। अब हमें स्टेबिलिटी नहीं चाहिए थी, अब हमें चाहिए थी अकाउंटेबिलिटी, कोई ऐसा जो हमारी बात को सुने। और इसीलिए हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को ऑप्ट किया। अंबेडकर जी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चाहते थे, जबकि डेमोक्रेसी में गांधी जी ग्राम स्वराज की बात करते थे। ग्राम स्वराज का मतलब है सेल्फ सफिशिएंट विलेज, जो अपना या अपनी जरूरत की चीजें खुद ही तैयार कर लेंगे और उसे खुद ही कंज्यूम करेंगे। गांधी जी को इसीलिए एनार्किस्ट कहा जाता है। एनार्की का मतलब समझते हैं आप लोग? ये बहुत कॉमन सा वर्ड है जो आपने अक्सर सुना होगा। एनार्की कहते हैं स्टेट ऑफ एनार्की फैली हुई है, अराजकता। बहुत बढ़िया। अराजकता का मतलब क्या होता है? एनार्की मीन्स अराजकता। व्हाट डज इट मीन? लॉलेसनेस, डिसऑर्डर, लैक ऑफ डिसिप्लिन। हम अक्सर अराजकता या एनार्की को ऐसे ही समझते हैं। गांधी जी एनार्किस्ट थे, तो क्या गांधी जी ये चाहते थे कि लॉलेसनेस हो जाए हर जगह? एक्चुअली में एनार्की का मतलब ये होता ही नहीं जो हम समझते हैं। हम बहुत सारे कीवर्ड्स का मतलब वो समझते हैं जो होता नहीं है। एनार्की का मतलब सिर्फ इतना होता है, लैक ऑफ सुप्रीम अथॉरिटी। सुप्रीम अथॉरिटी कोई है ही नहीं, सुप्रीम अथॉरिटी कोई नहीं है। और जब सुप्रीम अथॉरिटी नहीं होती तो लॉलेसनेस और डिसऑर्डर फैल जाता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। गांधी जी एक स्टेटलेस सोसाइटी की बात करते थे, एक ऐसी सोसाइटी जहां पर कोई स्टेट नहीं होगा, कोई गवर्नमेंट नहीं होगी। और ऐसा कहते हुए वो मार्क्स के आइडियोलॉजी के क्लोज पहुंच जाते थे। मार्क्सिज्म की आइडियोलॉजी एकदम एंटी है गांधी जी के, वो फुल ऑफ वायलेंस है। मार्क्सिज्म फुल ऑफ वायलेंस है और गांधी जी पीस को प्रोपोगेट करते हैं। लेकिन एक वो पॉइंट है जहां पर मार्क्सिज्म और गांधी जी कन्वर्ज करते हैं, एंड दैट इज ऑफ स्टेटलेस सोसाइटी। मार्क्सिज्म भी स्टेटलेस सोसाइटी की बात करता है और गांधी जी एनार्किस्ट होने के नाते स्टेटलेस सोसाइटी की बात करते हैं। वो कहते हैं गांव का शासन होगा, विलेजेस विल रूल। लेकिन कैसे रूल करेंगे, इसके लिए उनके पास कोई सॉलिड आइडिया नहीं था। और इसीलिए गांधी जी के इस आइडिया को यूटोपियन कहा गया, कुछ ऐसा जो ख्याली है, जो कभी लागू ही नहीं किया जा सकता। गांधी जी का ये आइडिया इतना आइडियल है, इतना बेहतरीन है कि हम इसे इंप्लीमेंट ही नहीं कर सकते, टू गुड टू बी इंप्लीमेंटेड। और इसे ही वो राम राज्य बोलते हैं। दैट इज सिमिलर टू राम राज्य, जहां कोई गड़बड़ी नहीं होगी, सब कुछ बढ़िया, सब कुछ बेस्ट।
लेकिन ये बेस्ट इतना ज़्यादा बेस्ट है कि इंप्लीमेंट ही नहीं हो सकता। और यही कारण है कि जब हमें चॉइस मिली कि हम गांधी जी का ग्राम स्वराज इंप्लीमेंट करें या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अंबेडकर जी का, तो हमने चुना पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को। यहां पर डिफरेंस आता है, दोनों डेमोक्रेसी चाहते थे लेकिन डेमोक्रेसी के मॉडल में डिफरेंस था। ये डिफरेंस आपको साइट करना पड़ेगा जब आप बता रहे होंगे कि दोनों के अप्रोच में क्या अंतर है। हाउ गांधी जी इज डिफरेंट फ्रॉम अंबेडकर जी, आपको ये अंतर बताना होगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट यहां पर आता है, द सेकेंड पॉइंट विच कम्स बिफोर अस, जो हमें यहां पे साइट करना है, दैट इज सोशल। सोशल डायमेंशन में कैसे दोनों अलग थे। एक पॉइंट तो सेम है, सोशल इनइक्वालिटी दोनों खत्म करना चाहते थे, लेकिन दोनों के अप्रोच में अंतर था। गांधी जी कुछ और चाहते थे, अंबेडकर जी कुछ और चाहते थे। गांधी जी और अंबेडकर जी के अप्रोच में क्या अंतर था? अगर आप अंबेडकर जी को लेंगे तो वो कैसे चाहते थे कि कैसे दलितों को अपलिफ्ट किया जाए। उनका जो अप्रोच था दैट वाज पॉलिटिकल। वो अपने अप्रोच में पॉलिटिकल थे, लीगल थे और कॉन्स्टिट्यूशनल थे। जबकि गांधी जी अपने अप्रोच में सोशल थे और मोरल थे। जब गांधी जी से पूछा जाता है कि कैसे चेंज आएगा, कैसे हम दलितों को अपलिफ्ट करेंगे, गांधी जी का आंसर था कि लोगों का मन बदल जाएगा, लोग अंदर से चेंज हो जाएंगे और वो रेस्पेक्ट करने लग जाएंगे दलितों की। अंबेडकर जी को इस ख्याली बात में भरोसा नहीं था। उन्होंने बोला ऐसा नहीं होने वाला है। उन्होंने बोला ऐसा होगा जब हम लोगों को एजुकेट करेंगे और सेंसिटाइज करेंगे। अंबेडकर जी ने बोला बहुत टाइम लगेगा, मेरे पास शॉर्टकट है, लॉ बना देते हैं कि अगर कोई उनको अनटचेबल बोलेगा तो जेल में डाल देंगे। सिंपल आइडिया। उन्होंने कहा कि हम उनको रिजर्वेशन दे देते हैं ना, वो पॉलिटिशियन बनेंगे, वो ब्यूरोक्रेसी में जाएंगे तो वो अपने लोगों का ख्याल रखेंगे। हम कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रोविजंस कर देते हैं कि उनको कोई परसिक्यूट कर ही ना पाए। यह आसान तरीका है, हम क्यों इंतजार करें 2000 सालों का, जब लोगों के मन बदल जाएंगे जो कि पिछले 2000 सालों में नहीं बदले हैं। व्हाई शुड वी वेट? तो दोनों के अप्रोच में, दलितों के अपलिफ्टमेंट में बहुत अंतर था। गांधी जी और अंबेडकर जी, एक ऐसा समय आया जब आमने सामने आ गए थे और वो समय था इलेक्टोरेट देने के मौके पर, जब मैकडोनल्ड ने कम्युनल इलेक्टोरेट अनाउंस किया। 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। इस एक्ट में कहा गया 10 साल बाद रिव्यू करेंगे अच्छा है कि खराब है। ब्रिटेन में सरकार बदलने वाली थी तो 8 साल पहले ही 1927 में साइमन कमीशन बुला लिया गया। ऑल वाइट कमीशन, सारे अंग्रेज, कोई इंडियन नहीं। जब वो इंडिया में आया तो साइमन गो बैक के नारे लगे, लाला जी को टारगेट करके पीटा गया, लाला जी की जान गई। भगत सिंह और उनके एसोसिएट्स ने बदला लिया, सैंडर्स को गोली मारी, उसके बाद असेंबली में बम फेंका और गिरफ्तार हुए। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और साइमन कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए। पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी नहीं गए और कांग्रेस भी नहीं गई। वो फ्रस्ट्रेटेड थे क्योंकि गांधी जी और कांग्रेस के बिना किस बात की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी के साथ निगोशिएशन किया, गांधी अर्बन पैक्ट साइन हुआ। यही वो समय था जब मौका था कि गांधी जी निगोशिएट करते और भगत सिंह की फांसी रुकवा देते। उन्होंने कोशिश की लेकिन अंग्रेज नहीं माने, भगत सिंह को फांसी हुई। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी एंट्री करते हैं। पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी नहीं गए थे, अंबेडकर जी गए थे दलितों को रिप्रेजेंट करने के लिए, और वहां पे उन्होंने ब्रिटेन में जाके बोला था कि हमें कम्युनल इलेक्टोरेट चाहिए, जैसे आपने मुसलमानों को दिया है वैसे दलितों को दो। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी के जाने के बाद भी बात नहीं बनी। वहां का प्राइम मिनिस्टर मैकडोनल्ड हाईली फ्रस्ट्रेटेड था और फ्रस्ट्रेशन में आके उसने बोला कि चलो इंडिया की सोसाइटी को एक और हिस्से में तोड़ते हैं, और उसने दलितों को कम्युनल इलेक्टोरेट दिया। कम्युनल इलेक्टोरेट का मतलब होता है कि दलितों को सिर्फ दलित चुनेंगे, बस, और कोई नहीं चुनेगा। अंबेडकर जी खुश थे। कम्युनल इलेक्टोरेट जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद अनाउंस किया गया, उसमें दलितों को मिली 76 सीट्स, अराउंड 80 सीट्स दी गई। मुसलमान अलग हो चुके थे कम्युनल इलेक्टोरेट से, सिखों को अलग कर दिया गया था, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, अलग अलग करके वो सोसाइटी को तोड़ते जा रहे थे। गांधी जी इस बार अड़े हुए थे कि सोसाइटी का एक और डिवीजन नहीं होगा। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट खत्म हो चुका था, गांधी जी जेल में थे, यरवदा जेल में। उन्होंने अंबेडकर जी को बोला ये मत करो, सोसाइटी टूट जाएगी। अंबेडकर जी नहीं माने। अंबेडकर जी की बात जब उनको पता चली तो उन्होंने बोला कि मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगा, फास्ट अनटू डेथ, जब तक कि अंबेडकर जी कम्युनल इलेक्टोरेट लेने से मना नहीं कर देते। अंबेडकर जी ने साफ कहा कि गांधी जी कोई इमॉर्टल नहीं है,
इनके जैसे कितने लोग आए और मर गए। मैं किसी एक पर्सन के लिए दलितों के कॉज को छोड़ूंगा नहीं। गांधी जी की तबीयत बिगड़ने लगी, प्रेशर बढ़ने लगा, अंबेडकर जी मजबूर होकर गांधी जी से मिलने गए, राउंड ऑफ टॉक्स हुई, कई बार बातचीत हुई, और तब अंबेडकर जी से गांधी जी ने एक सवाल पूछा, एंड दैट वाज स्ट्राइकिंग। बोले चाहते क्या हो? बोले मैं चाहता हूं दलितों को सोसाइटी में सही जगह मिले। बोले कैसे मिलेगी? बोले बताओ कि दलितों को सोसाइटी में सही जगह कब मिलेगी? जब दलितों को दलित चुनेंगे या जब दलितों को सब चुनेंगे? व्हेन दलित विल बी चूजन बाई ऑल ऑफ द इंडिविजुअल्स इन अ सोसाइटी, और दलित विल बी चूजन बाई ओनली दलित्स। अंबेडकर जी को ये बात स्ट्राइकिंग लगी। उन्होंने कहा रेस्पेक्ट तो तब है जब दलितों को सब चुने, बजाय इसके कि दलितों को दलित चुने। गांधी जी ने बोला कि हम रिजर्वेशन प्रपोज कर रहे हैं, इस सीट पर केवल दलित ही खड़ा होगा, वही चुना जाएगा, ओनली दलित विल बी चूजन, लेकिन वोट सब करेंगे। बोला हम डबल सीट्स देते हैं। इन्होंने जो भी सीट्स दी हैं, हम 140 सीट्स प्रपोज कर रहे हैं, आपको इतनी सीट्स अवेल करनी है। अलग अलग प्रोविंसेस में डिवाइड हुई थी ये सीट्स। ये पहली बार था जब अंबेडकर जी और गांधी जी सामने आए थे। अंबेडकर जी ने इस बात को एक्सेप्ट किया और इंडियन सोसाइटी एक बार एक और टुकड़ा होने से बच गई। नहीं तो सोसाइटी का एक और डिवीजन होता जहां पे दलित भी अलग होते। इसने एक मोरल कॉन्शियसनेस क्रिएट की, क्योंकि अंबेडकर जी ने गांधी जी की बात मान ली थी, तो जो अपर कास्ट इंडिविजुअल्स थे इंडिया में, उनके ऊपर एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आई कि वो जिम्मेदारी लें सोसाइटी के सबसे डाउन टोडन सेक्शन को अपलिफ्ट करने की। और यहां पे सोशल लेवल पर गांधी जी और अंबेडकर जी ने एक बार पूना पैक्ट साइन किया। यह था पूना पैक्ट। और जब ये पूना पैक्ट साइन हुआ, तो चूंकि गांधी जी जेल में थे, तो गांधी जी की ओर से मदन मोहन मालवीय ने पैक्ट साइन किया था, और दलित सोसाइटी की ओर से अंबेडकर जी ने। दैट वाज द अ टाइम व्हेन बोथ द पर्सनालिटी वाज ऑन फ्रंट, जब ये आमने सामने थे। बट सोशल कॉज में हमने देखा कि दोनों में काफी डिफरेंसेस थे, दोनों का अप्रोच अलग था। गांधी जी का अप्रोच सोशल था और अंबेडकर जी का अप्रोच पॉलिटिकल था, कॉन्स्टिट्यूशनल था। ये डिफरेंस था सोशल लेवल पे। दैट वाज द डिफरेंस ऑन सोशल लेवल। अगर आपने दूसरा पॉइंट है सोशल लेवल का समझ लिया है, तो तीसरे लेवल पे आइए, दैट इज रिलीजन। रिलीजन के मामले में दोनों लोग कैसे डिफरेंट थे? रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म वर्क है अंबेडकर जी का, रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म। जहां पे उन्होंने हिंदुइज्म के लूप होल्स को बताया है। उन्होंने बोला कि उन्होंने बोला वेदास फुल ऑफ फैलेसी हैं, गलतियों से भरे पड़े हैं, हम इन्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकते। रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हमें इन सबको खत्म करना होगा। हमें एक ऐसी किताब बनानी होगी रिलीजन की जो फॉलो की जा सके, जो इक्वलिटी की बात करे। वो रिलीजन के मामले में गांधी जी से हाईली डिफर करते थे, जबकि गांधी जी हाईली रिलीजियस पर्सन थे। वो कैसे हिंदू रिलीजन की बातों को निगेट कर सकते थे? कास्ट सिस्टम के मामले पे ही, जैसे यहां पे जो कास्ट का आइडिया था, अनटचेबिलिटी और कास्ट का आइडिया, उसमें काफी डिफरेंस था। वो चाहते थे रिलीजन में जो कास्ट सिस्टम बोला गया उसको खत्म करो। उनकी राइटिंग है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो उनकी किताब है, ये उन्होंने पब्लिश की थी 1936 में, जहां पे उन्होंने बोला कि कास्ट सिस्टम खत्म कर दो, ये बिल्कुल बेकार सिस्टम है, ये होना ही नहीं चाहिए। गांधी जी कहते थे कास्ट सिस्टम के साथ दिक्कत नहीं है, वर्ना सिस्टम के साथ प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज प्रॉब्लम विद दी अनटचेबिलिटी, द प्रॉब्लम लाइज इन अनटचेबिलिटी। ये एक एविल है, इसको खत्म कर दो, बाकी सब ओके है। अंबेडकर जी कहते थे प्रॉब्लम अनटचेबिलिटी में नहीं है, इस कास्ट सिस्टम में है, इसको ही क्यों ना खत्म कर दें। तो रिलीजन के मामले में वो हाईली डिफर करते थे। ठीक है, अब आइए इकोनॉमी के मॉडल पे आते हैं। चौथा पॉइंट है इकोनॉमी। अंबेडकर जी को ले लेते हैं, जहां एक और अंबेडकर जी एक मॉडर्निस्ट थे। ये एक मॉडर्निस्ट थे। मॉडर्न होने का मतलब जानते हो आप लोग? मॉडर्न होने का मतलब जानते हो? जो आज मॉडर्न है वो कल नहीं होगा। मॉडर्न होने का मतलब होता है प्रेजेंट की और फ्यूचर की नीड के हिसाब से पास्ट में चेंज कर देना। पहले एक पैंट चलता था ना, बेल बॉटम, बेल शेप का होता था नीचे से, वो कभी मॉडर्न हुआ करता था। आज कोई बोले तो उसे ओल्ड फैशन बोला जाएगा। आज क्या होता है, नैरो जीन्स चलती है, ऐसे बाल कोई कोई ऊपर खड़े कर लेता है, भूरे भी कर देता है उसको कई बार। दैट्स मॉडर्निटी नाउ। कुछ समय के बाद लोग इस पिक्चर पे हंसेंगे। कभी तेरे नाम आया था ना, ऐसे बाल बीच से कर देते सारे लोग, दैट वाज मॉडर्न एट दैट टाइम, अभी नहीं है।
तो मॉडर्निटी का मतलब होता है कि आज जो है वो कल मॉडर्न नहीं रहेगा। ये मॉडर्निस्ट थे। अंबेडकर जी जब मॉडर्निस्ट थे तो यहां पे क्लोज हो गए नेहरू जी से। ये बात करते थे बड़ी इंडस्ट्रीज की, बिग इंडस्ट्रीज, जबकि गांधी जी ये बात करते थे ग्राम स्वराज की, कॉटेज इंडस्ट्रीज की। इन्हें लगता था बड़ी इंडस्ट्रीज लगेंगी तो ये जो कॉटेज इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं उनकी जॉब चली जाएगी। तो दोनों में इस बात में डिफरेंस था। गांधी जी कहते थे बड़ी इंडस्ट्रीज लगनी चाहिए लेकिन केवल आयरन और स्टील, जहां पे कॉटेज इंडस्ट्रीज वर्क नहीं कर सकती, बाकी जगह पे कॉटेज इंडस्ट्रीज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये अंतर आता है इकोनॉमी में। पांचवा पॉइंट आता है नेशनलिज्म। अंबेडकर जी कहते हैं कि नेशन था ही नहीं, नेशनलिज्म था ही नहीं इंडिया में। नेशनलिज्म तब आया जब यूरोपियंस आए। उन्होंने हम सबको बताया कि तुम सब हमसे नीचे हो, हम सुपीरियर हैं, और सबको इक्वली प्रोसिक्यूट किया गया। तब इंडिया में सेंस ऑफ यूनिटी आई और तब हमने ये बिलीफ अपने अंदर जनरेट किया दैट वी ऑल आर इक्वल। उसके पहले नेशनलिज्म नहीं था। गांधी जी कहते हैं कि नेशनलिज्म बहुत पहले से इंडियंस में था। ब्रिटिशर्स ने हमारी नेशनलिज्म की फीलिंग को तोड़ा, खत्म किया, हमारे कल्चर को डिस्टॉर्ट किया। तो यहां पे दोनों के आइडिया में डिफरेंस है। वो कहते हैं था ही नहीं, अंबेडकर जी बोलते हैं कि नहीं था, बाद में जनरेट हुआ जब ब्रिटिशर्स आए तब, ना आए होते तो ना जनरेट होता। गांधी जी बोलते हैं पहले से था। अखंड भारत का एक ड्रीम है जो चाणक्य ने देखा था, वो क्या था? वो नेशनलिज्म ही तो था। इसे ब्रिटिशर्स ने आने के बाद तोड़ा। तो दोनों के आइडिया में डिफरेंस है। मेथडोलॉजी का अंतर मैंने आपको बता दिया, स्ट्रेटजी का। गांधी जी का आइडिया था नॉन वायलेंस, सिविल डिसोबीडियंस और सत्याग्रह। नॉन वायलेंस पीच करते थे अंबेडकर जी भी, लेकिन वो रिलेटिव वायलेंस अलाउ करते थे। वो रिलेटिव वायलेंस अलाउ करते थे। तो ये अंतर है दोनों के ओपिनियन में। आपको यही डिवाइड करके लिख देना है और आपका आंसर कंप्लीट है। आयरनी तो यही है ना कि आपको खूब सारा पढ़ा दिया जाए, लेकिन एग्जाम में आपको आंसर अपना फ्रेम करना होगा 150 वर्ड्स में या फिर 250 वर्ड्स में। क्या लिखोगे? नहीं लिख सकते बहुत ज्यादा। यू कैन नॉट राइट अ लॉट, यू हैव टू राइट इन ब्रीफ, कंसाइजली। और ये मैटर आपको डिलीवर कर देना है, आपका काम हो जाएगा ऐसे किसी भी इशू पे। तो चलिए मिलेंगे आपसे एक डिफरेंट क्लास में, एक डिफरेंट पर्सनैलिटी स्पेसिफिक इशू पे। दैट विल बी गांधी जी वर्सेस नेहरू जी। तो इस सेशन को यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू वेरी मच।